Hello students, welcome in chemistry periodic table class. My name is शैलेश रावत और हैशटैग क्या है? केमिस्ट्री रटना नहीं है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस के डिफरेंट टाइप्स पढ़ाए थे। मैंने आप लोगों को एटॉमिक रेडियस के डिफरेंट टाइप्स पढ़ाए थे। आज हम लोग ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंडेंट होता है वो देखेंगे। उसके अलावा डिफरेंट अदर प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? तो फैक्टर्स जिनके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा वो देखने वाले हैं। दूसरा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब को भी हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? आप लेकिन कमेंट्स करने में बहुत आलसी हो। कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। केवल लिख देते हो कि सर ये ट्रिक झक्कास थी, उससे काम थोड़ी चलता है। कमेंट्स लिखा करो। अगर आपको एक और ट्रिक चाहिए तो आज दे दूंगा, लेकिन आपको जब तक कमेंट नहीं लिखोगे हम भी ट्रिक नहीं देंगे। क्लियर? चलो चालू करते हैं। डायलॉगबाजी की बजाय पढ़ना पढ़ाना। टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, ये हमारा टॉपिक है। अब देखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में फैक्टर्स। मैंने एक प्रॉपर्टी आपकी खत्म की है। हम लोग अपना पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग रखते हैं। बुक्स में जो तरीका होता है ना, बुक में क्या है, देखो मेरा तरीका बिल्कुल अलग होगा हर चीज में। बुक में आपको पहले एटॉमिक साइज दे दिया, साइज के फिर लेफ्ट राइट क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा वो बता रखा है, फिर उसके फैक्टर्स बता रखे हैं, फिर आईपी बताया, फिर ये बताया वो बताया। हम लोग ऐसा नहीं, हम देखो एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी कम होगी। देखो मैं आपको अगली प्रॉपर्टी का आइडिया दे रहा हूं। डेफिनेशन हम लोग केवल देख रहे हैं, एटॉमिक साइज पढ़ चुके हैं हम लोग। अगली प्रॉपर्टी आज की है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आईई भी बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी भी बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? आईई और आईपी कुछ भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है कि नहीं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसी का नाम है। लैंग्वेज देखना, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, बहुत बेवकूफ बनाऊंगा। एक कोई भी आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है, उससे जब इलेक्ट्रॉन निकालना हो, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको पॉजिटिव आयन में बदलना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहां जो एनर्जी दे रहे हैं उसे आईपी या आईई कुछ भी हो, अलग अलग नहीं है, सेम बात है, वो लिखेंगे। हाँ या ना? लैंग्वेज क्या हुई? बोल रहा हूं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, required amount of energy to remove an electron from any isolated gaseous atom. Required amount of energy to remove an electron from any isolated गैसियस एटम। कोई भी जो आइसोलेटेड है, इसका एक एक वर्ड का मतलब समझना। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो डेल्टा एच क्या हो गया? एंडोथर्मिक में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक साथ दो चार नहीं निकलेंगे, 1 by 1 करके निकलेगा।
फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैशियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब है अकेला होना चाहिए, बारात लेके नहीं आना चाहिए, मल्टी एटम नहीं होना चाहिए, और गैशियस फेज में होना चाहिए। सॉलिड लिक्विड फेज नहीं चलेगी। एक एक वर्ड का मतलब समझ में आया? गैशियस फेज में अकेला एटम है, किसी से बॉन्डेड नहीं है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसको पॉजिटिव आयन में बदलना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, एक एक वर्ड मैंने क्लियर किया है आपको। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसे कहते हैं फर्स्ट आईपी। अगर हम मान लो यहां से और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो ये क्या होगा? इसे हम बोलेंगे सेकंड आईपी। हाँ या ना? अगर यहां से और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? थर्ड आईपी। मतलब जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है ना, वो ही उसका आईपी वैल्यू है, थर्ड आईपी। ऐसे तो ये हो गया फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी। कोई डाउट है? प्रोसेस में एनर्जी तो ऑलवेज देनी पड़ेगी, तो ये तो हमेशा फिक्स है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है साइज डिक्रीज होता है। समझाया था कल मैंने आपको। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इट मींस साइज डिक्रीज होगा। कोई डाउट है तो बोल दो। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। कॉमन सेंस है। साइज छोटा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टिपिकल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस कस के रखेगा उसको। हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन निकालना टिपिकल। सो आईपी ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट आईपी इज लेस देन सेकंड आईपी, थर्ड आईपी, ऐसे चलता जाएगा। ये आईपी ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं आईपी ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। नेक्स्ट जो है इसके बाद ये आईपी की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर की है। ये है आईपी की डेफिनेशन। इसको थोड़ा सा मजे लेते हैं आपसे, ठीक है ना? चलो देखो, क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस चालू करता हूं सीधा आईपी की डेफिनेशन से। मैंने कहा Na से Na प्लस, इसको मान लो 50 किलो जूल एनर्जी दी हमने। कितनी एनर्जी दी? यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए कितनी एनर्जी दी? 50 किलो जूल एनर्जी दी। तो बताओ इस प्रोसेस का डेल्टा एच कितना होगा? ऑप्शन है -50, यूनिट सामने है आपके तो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, सी, एंड 0
और डी डेटा इनकम्प्लीट। बोलो, 4 ऑप्शंस दिए हैं मैंने आपको। क्वेश्चन है सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बनाया, एवरीथिंग गिवन है, चालू कर दो। तो बताओ इस प्रोसेस में डेल्टा एच कितना होगा। सेकंड, यहां भी देखो अपन डेटा देने में तो 1 नंबर के आलसी हैं। पहला क्वेश्चन ट्राई करो। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्लोरीन। आपको सबको पता है क्लोरीन Cl2 से 2 क्लोरीन बनते हैं, बट यहां पर मैंने क्या किया, ऑलरेडी बैलेंस कर दिया, हाफ। अब बैलेंस हो गया, हाफ Cl2 से हो गया। ये मत सोचना सर Cl तो नेगेटिव बनता है, पॉसिबल है पॉजिटिव भी बन जाता है, नहीं भी बनता है तो आप भरोसा करो होता है, बस लिखा है तो जो लिखा है ना वही मान लेना आप, ठीक है। इस प्रोसेस में भी सेम वैल्यू दी, तो यहां का भी डेल्टा एच क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन सामने ऊपर वाले ही हैं, ऑप्शंस यही हैं। चलो बोलो, 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट आंसर लाओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है पहले का बी, वेरी गुड, कितनी अच्छी है आकृति, वेरी गुड। और सेकंड का आंसर है, दो बच्चों ने आंसर दिया है, दोनों ने सेकंड का आंसर भी बी। कितने अच्छे बच्चों, दुष्ट बच्चों। अब देखो, एक तो तुम मेरे से पंगा ले रहे हो, जब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं तो इतना आसान होगा नहीं क्वेश्चन। सोचो, क्या ना कि अपन लड्डू खिलाते खिलाते पत्थर पकड़ा देते हैं जो दांत टूटते हैं, ऐसा ही बेवकूफ बनाते हैं एग्जाम में बच्चों। देखो पहला पॉइंट, सॉलिड है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से जो एनर्जी देते हैं उसे कहते हैं आईपी। तो यहां डेल्टा एच का मतलब हम लोग आईपी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। इस प्रोसेस का आईपी क्या है, तो ये सॉलिड है तो सॉलिड से आईपी नहीं निकलेगा, पहले इसको गैस में बदलो। यहां पर भी वही आईपी पूछ रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। तो यहां सॉलिड से, और उसके बाद आईपी तो ये होता है बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। जो एनर्जी देते हैं उस एनर्जी का नाम क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी। क्लियर। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब ये डेटा हो। अभी तो आपको ये डेटा दे रखा है, हाँ या ना, आपको ये दे रखा है केवल, तो इसका मतलब ये प्लस ये है, तो आंसर क्या हो गया, डेटा इनकम्प्लीट। तो इसका आंसर क्या हो गया, दिल्ली। क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट है। सेकंड क्वेश्चन सोचो, चलो करो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है तो Cl2 बनता है 2 क्लोरीन, लेकिन ये हाफ कर दिया, तो समझ में आ गया ऑलरेडी गैस है, कोई प्रॉब्लम। आंसर ये नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, देखो एटम नहीं है मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है ये मॉलिक्यूल है, हाँ या ना। तो इट मींस यहां क्या होगा, Cl Cl, ये है एक मॉलिक्यूल, तो 2 क्लोरीन बनते हैं, आधा यूनिट कर दिया तो इसको बॉन्ड को तोड़ना तो पड़ेगा ना बच्चों। तो सबसे पहले इसका मतलब इसकी डिसोसिएशन एनर्जी नहीं दे रखी है, समझ में आ गया। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो यहां से सबसे पहले
Cl गैस बनाना पड़ेगा, एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, वो गिवन नहीं है अपने को। डिवाइड बाय 2, एक मॉलिक्यूल के लिए होती है तो फुल वैल्यू, आधा मॉलिक्यूल के लिए तो डिवाइड बाय 2, खत्म। चलो बोलो कोई प्रॉब्लम है? तो यहां से फिर ये, और ये जो एनर्जी है इसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहां का आंसर भी क्या हो गया? सेम हो गया, डी। क्लियर हो गया? ये हुआ अब आईपी कंप्लीट। आईपी के एक एक वर्ड जो है ना अब क्लियर किया है मैंने। डेफिनेशन ही सब कुछ नहीं है, अकल होनी चाहिए। आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट आईपी के बाद अगला डेफिनेशन मैं करवा रहा हूं। अभी मैं आपको केवल डेफिनेशंस क्लियर कर रहा हूं, फिर उनके रिलेशंस देखूंगा पीरियोडिक टेबल में। दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसका एक और टेक्निकल नेम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें भी बहुत से बच्चे लोटपोट होते रहते हैं बैठे बैठे। देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी का एक और जनरल नाम हो सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। कोई डाउट है तो बोल दो। अब देखो यहां पर कोई भी डेफिनेशन लिखूंगा पहले, यहां डायग्राम ये देखो, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसको जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देते ही क्या होता है? उसको खुशी होती है, ये इससे जाके गले मिलेगा, आजा प्यारे पास हमारे। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो इलेक्ट्रॉन देने पर वो खुशी से जो एनर्जी रिलीज करता है, उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, यह एनर्जी, इस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ या ना? तो अभी तो एनर्जी है ये, देखते हैं, रुको। अब इसके बाद आईपी की तरह ही चले, नेगेटिव हो गया, अब उसको दोबारा इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा? तो आंसर है अब की बार वो ना कर देगा, भैया नहीं लेना मेरे को इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं लेना? तो सीधा सा कारण है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, सेम चार्ज का रिपल्शन होएगा, तो वो ना कर देगा, भैया अब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लेने वाला हूं। लेकिन हमने तो कसम ले रखी है कि हम तो इलेक्ट्रॉन देख के ही रहेंगे, तो क्या करें? सीधी सी बात है, जोर ला के हईशा वाला गाना गाना पड़ेगा अपने को। आ गया समझ में? इट मींस हमें खुद को अब एनर्जी देनी पड़ेगी। पिछले केस में एनर्जी निकल रही थी, लेकिन यहां सेम चार्ज का रिपल्शन है, तो अब एनर्जी निकलेगी नहीं, हमें देनी पड़ेगी। तो यहां पर उल्टा हो गया, एनर्जी पहला केस है उसी में एनर्जी निकलती है, बाकी तो जैसे जैसे आगे जाएंगे चार्ज ज्यादा नेगेटिव आएगा। इट मींस और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। आ गया क्या नहीं आया समझ में? तो डेफिनेशन क्या हुई पहले वो देखो। एनर्जी चेंज, रिलीज नहीं बोलेंगे, एनर्जी चेंज बाय गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या वन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, बाय एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आप कहोगे सर ये एटम थोड़ी है, लेकिन डेफिनेशन इसी तरह चलती है, पहले स्टेप से ही डेफिनेशन को कंसीडर किया जाता है। क्लियर? तो चेंज का मतलब है कि दें या लें, कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो एनर्जी चेंज बाय एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम, बाय एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आ गया समझ में? कोई डाउट है?
क्या आ गया समझ में सबको? कोई डाउट है तो बोलो। तो देखो इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर समझते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशन क्लियर। यहां पर देखो, एक है मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक वर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और यहां डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये वाली है, क्योंकि यहां एनर्जी रिलीज हो रही है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये एक्सोथर्मिक होता है। सब एक साथ लिख दिया। जबकि नीचे वाले केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, क्योंकि वहां एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, हमें सबमिट करनी पड़ती है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, चले हम आगे। कोई डाउट? नेक्स्ट केस, ये चीज क्लियर हुई सबको? दूसरा केस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो तो सीधी सी बात है, एंथैल्पी चेंज होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि प्रोसेस इज एक्सो या एंडो। क्लियर हो गया? ये पूरा कंसेप्ट अब क्लियर किया है मैंने आपको। जरा भी डाउट है तो रिपीट कर दूं, जल्दी बोलो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग समझाया मैंने आपको। अगली डेफिनेशन, एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट स्टेप नेगेटिव है, मतलब यहां पर डेल्टा एच नेगेटिव है, बाकी का तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तब भी ये होता क्यों है? तो बोले कि प्रैक्टिकली देखो, मान लो यहां पर 100 यूनिट निकली मान लो, तो यहां 500 देनी पड़ेगी कई बार, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करना पड़ता है। क्लियर? तो वो टेंशन मत लेना। अगली डेफिनेशन हम लोग ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगली डेफिनेशन में ले रहा हूं आपको, वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। शॉर्ट में बोलेंगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये है आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हाँ या ना? देखो डेफिनेशन का मीनिंग क्या वो समझो। ये एक बॉन्ड है जिसमें ये ए का इलेक्ट्रॉन है और ये बी का इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में ए चाहेगा मैं बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लूं, और बी चाहेगा मैं ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लूं। ऐसे एक ऑप्शन है कि ए ने बी के इलेक्ट्रॉन को ले लिया, दूसरा ऑप्शन है कि उल्टा हो जाए, तो उससे अपने को मतलब नहीं, एक ही ऑप्शन से चलो। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने की जो कैपेसिटी या टेंडेंसी होती है, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने की जो टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी। आ जाओ भाई मेरे पास। अब सीधी सी बात है, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कराने की ज्यादा होगी वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराने की अपनी तरफ कम होगी, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव दो वर्ड है यहां पर, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा
जिसकी पावर कम होगी वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव हुआ ना, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ये दो वर्ड हो गए अपने पास, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कोई डाउट है तो बोलो। आ गया सबको समझ में? किसी को जरा भी कंफ्यूजन है तो बोल दो भाई। दूसरा देखो, कमेंट अभी तक भी नहीं आए हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जल्दी से। डेफिनेशंस वाला काम, प्यार मोहब्बत वाला काम हो गया है, अब हमें इनको अप्लाई करना है, तो फटाफट कमेंट दो। आप बताओ सबको कि देखो इस चैनल पे हमारे अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, तो सबको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करो कि भैया आ जाओ, और इसके पीजीसी प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो, जिसमें स्पेशल एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं। यहाँ सिंपल थ्योरी और ABCD समझ में आती है, लेकिन XYZ तो आपको स्पेशली उसी प्रोग्राम में मिलता है। ठीक है, डिटेल्स आपकी लिखी हुई हैं पूरे साइट पे, को जाके विजिट करो, पूरा ज्ञान आपको साइट पे मिल ही जाएगा, कहाँ पर किस नंबर पे बात करनी है। आप अगर मान लो प्रोग्राम परचेज करते हैं तो आप सीधा मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल कोड दूंगा जिसमें आपको प्यारा प्यारा सा डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर? किसी को अगर स्पेशल डिस्काउंट लेना हो जो आपको और कोई नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। मेरे को इस नंबर पे आके गले मिलना, हेलो हेलो करना, बोलना सर मेरे को ज्वाइन करना प्रोग्राम, बताओ क्या फायदा है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अभी हमने डेफिनेशंस देख ली, अब हम बात करते हैं आगे की बात। तो आगे की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल में इन प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। लेफ्ट राइट क्या बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम क्या बढ़ेगा, देखते हैं। तो एक जनरल बात बता रहा हूं, इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट, हमेशा पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ये बात ध्यान रखना। इंक्रीज क्या क्या होने वाली है प्रॉपर्टी, आईपी बढ़ेगा, मेन प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, नॉन मेटलिक नेचर भी बढ़ेगी, बढ़ेगा क्या क्या, वो मेन पॉइंट लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, बाकी आपको एक पूरा टेबल दूंगा। एसिडिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, ये आपका हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट, डिक्रीज क्या होगा, लेफ्ट राइट चलने पर क्या डिक्रीज होगा। एक चीज रह गई यहां बहुत इंपॉर्टेंट, डेंसिटी लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ती है, ये ध्यान रखना। डिक्रीज क्या होगा, तो आंसर है एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। मेन तो ये एक दो पॉइंट आपको ध्यान रखने, 4-5 पॉइंट ज्यादा जरूरी है, स्टार्टिंग के 3, डेंसिटी और साइज, बाकी तो फिर अपने आप समझ में आ जाता है प्रैक्टिस के साथ साथ। इन ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, इन ग्रुप में हम कहां से कहां चलेंगे, टॉप टू बॉटम, तो क्या करेंगे बच्चों, रिपीट कर रहा हूं, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम हम चल रहे हैं नीचे, तो बढ़ेगा क्या, सीधी सी बात है, जो वहां घट रहा है वो यहां बढ़ा दो, जो उल्टा कर दो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अगर कोई चीज ऐसे बढ़ रही है तो नीचे आएंगे तो जनरली वो घटती है। तो बढ़ेगा क्या, साइज नीचे आते हैं तो बढ़ता है, मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, मेटलिक प्रॉपर्टी। एक ही चीज है डेंसिटी, वो जो है आपके टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ती है। डेंसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट राइट भी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम भी बढ़ेगी, दोनों साइड डेंसिटी एक ही रेशो में चलती है, मतलब बढ़ेगी। रीजन समझाऊंगा डेंसिटी पढ़ाऊंगा जब।
डिक्रीज क्या होगा, सब कुछ डिक्रीज कर दो डेंसिटी के अलावा, बस डेंसिटी को अंडरलाइन कर दिया। तो आईपी, ईए, ईएन, एनएफए का पूरा नाम क्या है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एनएफए का पूरा नाम क्या है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स। इसी को टेक्निकली हम पढ़ेंगे बाद में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। को डाउट तो वो हम देखेंगे। तो सारी चीजें आप छोड़ दूं, डेंसिटी के अलावा बाकी सब चीजें वहां डिक्रीज करा दो। क्लियर। तो ये पीरियोडिक के जनरल ट्रेंड हुए, बहुत से हैं बट मेन मेन मैंने अभी लिखे हैं। अब इनको एक एक करके डिटेल देखते हैं। यहां तक कोई बात करनी है किसी को तो बोल दो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कमेंट दो। अब देखो आगे, अब बाकी सब तो पढ़ा ही रहा हूं, डेंसिटी वाला पॉइंट एक बार क्लियर कर देता हूं। डेंसिटी का चक्कर क्या है कि डेंसिटी टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज हो रही है और लेफ्ट राइट भी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो टॉप टू बॉटम एज वेल एज लेफ्ट राइट दोनों ही केस में इंक्रीज हो रही है। देखते हैं। तो डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सबको पता है, मास बाय वॉल्यूम। तो लेफ्ट राइट चलते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, साइज कम होता है और वेट तो बढ़ता ही है। मास इंक्रीजेस, वॉल्यूम मतलब साइज डिक्रीजेस। सो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आया आपको रीजन। लेफ्ट राइट डेंसिटी बढ़ने का रीजन क्या है, टॉप टू बॉटम का लॉजिक देखो। टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्यों बढ़ती है, तो मास तो नीचे चलेंगे तब भी बढ़ेगा, बट अब आप कहोगे कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, नीचे चलेंगे तो साइज भी बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, बट मास इंक्रीजेज, या यो लिखो, मास एंड वॉल्यूम बोथ इंक्रीजेस। नीचे चलते हैं तो मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बट इंक्रीज इन मास is much faster than volume. वॉल्यूम के कंपेयर में मास जो है वो तेजी से बढ़ता है। रिपीट कर रहा हूं, दोनों नीचे चलते हैं तो मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कौन ज्यादा तेज बढ़ रहा है, तो साइज उतना तेज नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ जाता है। हाँ या ना, साइज उतना तेज नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, वहां भी नीचे चलते हैं तो अभी डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे अब देखो, लिथियम था, लिथियम का 7 होता है, सोडियम आते ही नीचे आते ही 23 हो गया मास। कितना जबरदस्त बढ़ गया, देख रहे हो आप लोग। तो मास बहुत तेज बढ़ता है, वॉल्यूम उतना तेज नहीं बढ़ता। क्लियर हो गया। चलो एग्जाम्पल डेंसिटी के देखो। लिथियम जो क्वेश्चन बनते हैं, ये मेंबर डेंसिटी का ऑर्डर होना चाहिए था बिल्कुल ये वाला, सही बात है, लेकिन होता है यहां पर लोचा, इस जगह पे प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों, क्वेश्चन बना रहा हूं अभी, लॉजिक तो समझा दिया। क्वेश्चन का यहां देखो, सोडियम होता 281, 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम बैठे हैं वो कल का मेरा एक स्पेशल क्लास ट्रिक का, जिसमें एटॉमिक नंबर वगैरह वगैरह सब चीजें मैंने याद कराई है, वो देख लेना। पिछले 2-3 स्पेशल शॉर्टकट वाले क्लासेज मैंने दिए हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक वाले, वो पीरियोडिक टेबल के जरूर देखो। कॉन्फ़िगरेशन निकालना, ये
तो आपको काफी हेल्प होगी। 281 और यहां पर क्या आएगा बच्चों? 2881, हाँ या ना? तो सीधी सी बात है, अंदर का ऑर्बिट पूरा भरा, कैपेसिटी 288 होती है, तो अंदर का भरा तो बाहर आएगा। यहां पर ये अंदर की थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 18 की है। कैसे पता चलेगा? 2n स्क्वायर से आपको कैपेसिटी निकालनी होती है। कैपेसिटी कहां से निकलती है? तो आंसर है कैपेसिटी निकलती है 2n स्क्वायर से। तो 2n स्क्वायर से जब इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 18 की है, 18 की जगह इलेक्ट्रॉन भरा 8, भर सकता था 18, लेकिन भरा कितना? ओनली 8। प्रॉब्लम क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन अगले में जाने लग गया, मतलब रूम खाली पड़ा हुआ है, ऑर्बिट खाली पड़ा हुआ है, अगले वाले को ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो वॉल्यूम बिना रीजन से बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब साइज बढ़ गया, मींस डेंसिटी कम हो गई। मास उतना तेज नहीं बढ़ा, वॉल्यूम बहुत तेज हो गया। इस केस में ये एक्सेप्शनल हो गया। आ गया समझ में? कोई डाउट? देखो, रिपीट कर रहा हूं, सोडियम टू पोटेशियम जब डालते हैं तो ऑर्बिट एक यूनिट बढ़ता है। थर्ड ऑर्बिट इनकम्प्लीट है और इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है। इट मींस वॉल्यूम बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो डेंसिटी ऑटोमेटिक क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है ना? खाली पड़ा हुआ है रूम, फिर आगे क्यों जा रहा है भाई? पहले भरो, उसके बाद आगे जाओ। समझ में आया लॉजिक? सेम बात बेरिलियम वाली लाइन में लगेगी। वही बात है, सेम 282 हो जाएगा, 2882 हो जाएगा। सेम लॉजिक है। दो एक्सेप्शंस बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। डेंसिटी में और कोई स्पेशल क्वेश्चन आपको बनेगा ही नहीं, और मैं जो भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आर पार कराऊंगा। इसका मतलब इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, ये आप ध्यान रखना। रट्टा मारने का दिमाग तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा। किसी को कुछ डाउट है तो? अदरवाइज अब चालू करते हैं हम लोग बाकी की आगे की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक चालू करता हूं अभी मैं। फैक्टर्स ऑन विच ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर डिपेंड। देखो, वो फैक्टर्स, अब बुक के सीरियल से मत पढ़ना, अभी मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप बुक पूरी पढ़ लेना। पूरा पीरियोडिक टेबल आपको लगेगा कितने मजे मजे में सर ने खत्म कर दिया, बुक में इतना बड़ा है, हम उसे बहुत शॉर्ट में, लेकिन पॉइंट सारे पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका है, साइंस कैसे पढ़ते हैं वो सीखो यहां मेरे से। ठीक है ना? बार बार एक ही चीज को क्यों पढ़ें? फैक्टर्स अफेक्टिंग टू प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं उनको अफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देख रहे हैं हम लोग। तो देखो, पहला पॉइंट एटॉमिक साइज, ये हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स जितना ज्यादा होगा, साइज उतना ज्यादा बड़ा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आईपी। इनका उल्टा एक एक को पढ़ाऊंगा डिटेल। एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। पांचवा, एटॉमिक साइज के मेन पॉइंट हो गए, बाकी स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह भी कराऊंगा, बहुत हैवी पॉइंट। मेन पॉइंट लिख रहा हूं, आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। अगला, आईपी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। ज्यादातर क्वेश्चंस जहां से बनते हैं मैं वो पूरे पॉइंट लिख देता हूं, एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, इसके अलावा 8th नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हाइब्रिडाइजेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस प्रॉपर्टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी प्रॉपर्टी। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए। तो मेन ये पॉइंट मेन ये पॉइंट हमें देखने हैं, और भी छोटे मोटे पॉइंट आते जाएंगे, बट ज्यादातर क्वेश्चंस अगर देखें पीरियोडिक टेबल की रीजनिंग के तो वो यहां से निकलते हैं। लेसन खत्म नहीं हुआ है, चालू हुआ है, अभी तो अप्लाई करना तो अभी चालू होएगा। गेट टुगेदर खत्म किया है, डेफिनेशंस खत्म किए हैं, अब क्रॉस क्वेश्चंस करने का टाइम बच्चों आ गया है। चलो हो गया भाई। अब हम देखते हैं इसके बाद एक एक करके सब पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है आईपी इज डायरेक्टली साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। कंबाइन करेंगे तो बहुत बड़ी फॉर्मूला बन जाएगी। किसको कंबाइन करेंगे बेटा, आइडिया नहीं लगा। तो साइज का सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये कॉमन सेंस की बात है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा क्योंकि ऑर्बिट बढ़ता है, वो छोटा बच्चा भी कर लेता है। दूसरा एनएफए, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रैक्टिकली साइज घट जाता है। वो लैंग्वेज है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, वहां से इतनी लैंग्वेज बन जाएगी। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, कस के रखेगा तो साइज अपने आप बढ़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ। मान लो दो बच्चों का कंपेयर करते हैं, न्यूक्लियस का मतलब हमने पेरेंट्स को मान लिया। एक बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, एक बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टाइट है। वो उसको मतलब बाहर निकलना तो बहुत, बेचारा इतना डरता है कि एक रूम से दूसरे रूम में जाने में भी डर लगता है उसको। घूमना फिरना तो बहुत बड़ी बात है। तो उनके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसके कारण उसका कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, साइज बहुत छोटा हो गया। वो घर के बाहर भी जाएगा तो डरते डरते जाएगा, मम्मा जाऊँ क्या बाहर, थोड़ा काम था, फ्रेंड से मिलना है। और एक मेरे जैसे पेरेंट्स हैं जो टोकते ही नहीं है कभी, है क्या नहीं। बच्चा भी बाहर बाइक स्टार्ट करेगा तो मम्मा को जोर से चिल्ला के बोलेगा, मम्मा मैं जा रहा हूं। मम्मा बोलती है कहां जा रहा है, कब आएगा, कुछ तो बता। अरे आ जाऊंगा ना बस। और पता चला बच्चा डूमस भी घूम आया और वलसाड़ वापी तक भी घूम के आ गया। घर वाले फोन कर रहे, फोन नहीं उठा रहा। आने के बाद बोलता है वलसाड़ गया था आज तो। ऐसे ही समझ में आ गया। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वहां कम है, न्यूक्लियस ने उसको उतना कसा हुआ नहीं है, इसलिए उसका साइज क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड बड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस प्रैक्टिकल फीलिंग से आप इस लेसन को करो, अपने अंदर देखो, हाँ यार ये बात सही है। न्यूक्लियस आपके पेरेंट्स ने आपको कसा हुआ है, बाउंडेशन से, तो आप बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाते हो। घूमने जाना तो 50 बार परमिशन लेनी पड़ेगी, और आपके पेरेंट्स आपकी केयर नहीं करते हैं तो जहाँ मर्जी मुंह उठा के आप चले जाओगे। पक्का है ना, समझ में आया आपको। तो एनएफए का रिलेशन क्लियर हुआ साइज के साथ, या समझाऊं इजीली। चलो थर्ड जो है साइज बढ़ेगा, साइज या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता आईपी ईएम। ये जो पॉइंट है, साइज जितना ज्यादा होगा
ये सब पॉइंट उतना ही, साइज जितना ज्यादा होगा ये सब पॉइंट उतने ही कम होंगे। कैसे? देखो प्रैक्टिकली समझना, ये सब प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे हम बाद में, पहले थियोरेटिकली समझा देता हूं। देखो बड़ा एटम है, बड़ा एटम है तो उसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराना इजी है। देखो यहां समझाता हूं डायग्राम वाइज। ये कितना सा एटम है जहां से इलेक्ट्रॉन केवल यहीं से लेना है, मान लो इन जगहों से। एक ऐसा कोई एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन यहां से लेना है, ठीक है ना। यहां छोटा एटम है तो न्यूक्लियस का पूरा अटेंशन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराना उतना आसान नहीं है। न्यूक्लियस कस के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, कोई लेके ना जाए मेरा इलेक्ट्रॉन। और यहां साइज बड़ा हुआ है, साइज बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियस का उतना टेंशन वहां तक होता ही नहीं है, दूर हो गया ना, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ज्यादा वहां नहीं है। साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत इजी हो गया। एक एग्जाम्पल है, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल देता हूं। आप और आपके पेरेंट्स सब पास साथ साथ ही रहते हो, है कि नहीं। रात को आपको फ्रेंड्स के साथ मूवी गपची मार के मूवी जाना है, जा सकते हो ना? ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही रूम में बैठे हो सारे। लेकिन अगर आपका रूम, आपका मकान बंगलो है, बहुत बड़ा 10-12 बेडरूम का बंगला है, क्लियर, तब आप गपची मार सकते हो। आपने अपना, आपका रूम अलग है, रूम पे क्या हुआ, चद्दर बिछाई, तकिया वकिया का ऐसा लगाया, चद्दर को उड़ा दिया, देखा होगा ना कई मूवीज में आपने। और विंडो शॉपिंग करके निकल गए, रात को मूवी देख के आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूम के आ रहे हो, तो वहां क्योंकि आपका न्यूक्लियस पेरेंट्स उस रूम में सो रहे हैं, बेडरूम नंबर 1 में, आप बेडरूम नंबर 8, 9, 10 में सो रहे हो, बहुत ज्यादा गैप है, तो इजीली निकल सकते हो। आ गया समझ में? तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का अटेंशन उतना ज्यादा होगा नहीं, न्यूक्लियस का टेंशन ज्यादा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। आईपी कहते हैं इसको। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा आईपी उतना कम, जितना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा आईपी उतना ज्यादा। कोई डाउट है तो बोलो। समझ में आ गया? यहां देखो आईपी ज्यादा होगा, यहां आईपी कम, तो साइज से लिंक कर दिया। छोटा साइज तो आईपी ज्यादा, साइज बड़ा तो आईपी कम। डाउट हो तो बोलना। नेक्स्ट अगला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो एक ही बात मान लो। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन गेन कराने पर होने वाला एनर्जी चेंज। तो सीधी सी बात है, छोटा है तो न्यूक्लियस ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा है, यही मतलब था ना। यहां तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले नहीं रहा है, दे रहा है। तो जब लेने की पावर नहीं है तभी तो देगा ना, हाँ या ना? बोलो। तो साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की पावर कम है, देने की पावर ज्यादा है। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा है, लेने की पावर ज्यादा है, रिलीज नहीं करेगा। तो इसका मतलब छोटे साइज की इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। साइज बड़ा होने के रीजन से वो लूज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। अगला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा के रखा हुआ है इसने, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराने की टेंडेंसी ज्यादा है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कराने की टेंडेंसी कम होगी। को डाउट? बोलो। आ गया समझ में? चले हम आगे। एप्लीकेशंस कराऊंगा अगली क्लास में, केवल प्योर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल की, सुपर इंपॉर्टेंट। 11th 12th पास सबके लिए बहुत काम आएगी। तो उस क्लास को कल परसों जब भी अगला एपिसोड है मिस मत कीजिएगा। चलो अगला हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बीच के 2-4 पॉइंट स्किप कर रहा हूं, एक बार लंबे हैं तो अगले एपिसोड में कराऊंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ठीक है ना। देखो तो यहां पर एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, काफी पॉपुलर है। Mn ऑक्सीडेशन नंबर देखो बढ़ता जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं,
तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है, एसिडिक नेचर भी बढ़ रही है। ये लीस्ट एसिडिक है, ये मोस्ट बेसिक है, ये भी बोल सकते हैं, और ये मोस्ट एसिडिक है। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो। बराबर। अगला देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और एग्जांपल में कार्बन का एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। सिंपल मैथ्स लगाओ, Pb+2 और Pb+4 में से कौन ज्यादा एसिडिक है? आ गया होगा समझ में, कोई डाउट? ऑक्सीडेशन नंबर हम रेडॉक्स पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब HOCl, HOClO, HOClO2, HClO4, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, चलता है वो। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, क्लोरीन +1 है, क्लोरीन +3 है, +5 है और +7 है। हाँ या ना, कोई डाउट? तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट चल रहे हैं यहां पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कुछ भी लिंक कर दो, सब एक ही बात है यहां पर बच्चों। और देखो, अब FeO, Fe3O4, Fe2O3, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। हाँ या ना, H2SO3 वीकर देन H2SO4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब खुद एसिडिक स्ट्रेंथ से करो इसको। HNO2, HNO3। हाँ या ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, रेडॉक्स पढ़ चुके हैं। और देखो एग्जाम्पल, Cr के एग्जाम्पल में Cr+3 और Cr+6 के एग्जाम्पल में कौन ज्यादा एसिडिक है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट्स आए समझ में आपको? किसी को प्रॉब्लम है तो तुरंत कमेंट करो, अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अभी विद इन 5 मिनट एक स्पेशल ट्रिक खतरनाक वाली, शायद ऐसी किसी ने सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, कैसे चुटकियों में आंसर निकालें, देने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। चालू करते हैं, अभी नई नई ट्रिक्स मिलेंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लोग कहते हैं केमिस्ट्री रटना है, हमारा हैशटैग है केमिस्ट्री रटना नहीं है। रोज प्रूव कर रहा हूं अभी तो मैं आपको। बीच में आपकी क्लास नहीं ले पाया था, बीमार था, अभी भी हूं, लेकिन अब इतना सही हूं कि आपको पढ़ा तो सकता हूं एटलीस्ट। मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद।